चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पॉइंट जिसका नाम है हिमालय। तो ऐसा कहा जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मोमेंट था उनके कोलाइड होने के कारण, जैसे मान लो कि ये पेज है ना, इस पेज को अगर मैं दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करूंगी तो ज़मीन का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बराबर है ना। इसी तरह मैं किसी चीज़ पर जब टेंशन अप्लाई करूंगी तो वो वैली क्रिएट करेगा। दो अलग अलग कंसेप्ट है, ध्यान में रखो। जब फोर्स दोनों तरफ से अप्लाई किया जाता है तो ज़मीन का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे माउंटेन्स बनते हैं। और जब ज़मीन को दोनों तरफ से टेंशन अप्लाई किया जाता है, मान लो ये पेज है, इसको मैंने इस तरह से टेंशन अप्लाई किया तो ये फट जाएगा, जिससे वैलीज बनती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसी कारण हिमालय माउंटेन्स बनने का यही रीज़न था। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स के मोमेंट के कारण जो हिस्सा आकर कोलाइड होता है उसके कारण हिमालय माउंटेन्स बन गए। ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। उसमें भी 3 रेंजेस, यानी कि रेंजेस तो है ही, लेकिन 3 भागों में इसे हमने देखा है। सबसे पहले जो आते हैं वो सबसे ओल्डेस्ट, यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट है, फिर मिडिल और फिर सबसे यंगेस्ट, इस तरह से देखे जाते हैं। और तीनों के नाम भी अलग अलग है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सो इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से भी कहा गया है। वर्ल्ड का यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? इस तरह के आकार में बनते हैं, जैसे हम ड्राइंग में निकालते हैं ना, हाँ बिल्कुल उसी आकार में, एक से एक जुड़े हुए, इसीलिए उसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। ये जो फोल्ड माउंटेन है हिमालय के, ये हमारे ताजिकिस्तान के पामीर नॉट से बने हुए हैं। कहाँ तक है? ताजिकिस्तान पामीर नॉट इसका नाम है, जो कि ईस्ट की तरफ है। कहाँ है? ताजिकिस्तान टू द ईस्ट। हिमालय इज एक्सटेंडेड फ्रॉम पामीर नॉट इन ताजिकिस्तान टू द ईस्ट, मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ये एशियन कॉन्टिनेंट के सबसे मेजर माउंटेन्स में से गिना जाता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं। हालांकि इसका अल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होता है या कई जगहों पर ज़्यादा है, ठीक है। हर जगह एक तरह की हाइट नहीं है, ये बात भी ध्यान रखो। कम ज़्यादा हाइट्स में बने होते हैं। हिमालय कोई सिंगल माउंटेन नहीं है, ओके। दीज आर रेंजेस। जैसे सह्याद्री रेंजेस है, उसी तरह हिमालयन रेंजेस है। रेंजेस का मतलब होता है पहाड़ जो है एक पैरेलल रूप में बने हुए हैं। पैरेलल समझते हो ना? हाँ, तो पैरेलल रूप में बने हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि एक बहुत बड़ा, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इस हिमालयन रेंजेस से कवर्ड है। इसमें जो सदर्न मोस्ट जो पार्ट है हिमालयन रेंजेस है, सदर्न मोस्ट का मतलब क्या है? अगर हम इंडिया में महाराष्ट्र से देखें तो सबसे पहला क्या दिखेगा? आई बात समझ में? नॉर्थ के हिसाब से सदर्न, यानी नॉर्थ पहला हिमालय 1 2 3, तो सदर्न वाला कौन हुआ? महाराष्ट्र से ऊपर देखेंगे तो सबसे पहला वही दिखेगा। आई बात समझ में? तो उसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक, ओके। नेक्स्ट टू द शिवालिक, उसके बाद है लेसर हिमालय, फिर है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हीम का मतलब होता है बेसिकली बर्फ। हीम का मतलब होता है बर्फ। आलय यानी उसका जमना या फिर उसका एक लूप में जमा होना, इसीलिए उसका नाम हिमालय बना हुआ है। फिर आता है ट्रांस हिमालय रेंजेस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। कैसे बने हैं ये? साउथ टू नॉर्थ। ये रेंजेस यंग टू ओल्ड है। कैसे है? यंग टू ओल्ड बने हुए हैं। ये माउंटेन रेंजेस डिवाइडेड होते हैं कहाँ कहाँ? देखो, सबसे पहले होते हैं वेस्टर्न हिमालय। क्या नाम है इनका? वेस्टर्न हिमालय। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा आता है सेंट्रल हिमालय, जिसे कुमाऊन हिमालय कहा जाता है। और थर्ड है ईस्टर्न हिमालय, जो असम हिमालय के नाम से जाने जाता है। आई बात ध्यान में? 3 कौन से है? तो ये है हिमालय के बारे में।
हिमालय कैसे बने, हिमालय किस तरह के माउंटेन है, हिमालय कहाँ है, सब समझ में आया। आगे बढ़े। दूसरा आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। निहारिका, गो आउटसाइड ऑफ माई क्लास। दूसरा आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ये देखा गया है कि इसका डिवीजन लाई करता है हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ और पेनिनसुला इन द साउथ। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला यानी जिसके 3 भागों में पानी है और एक भाग ज़मीन से घिरा हुआ है, ऐसे हिस्से को पेनिनसुलार कहते हैं। जैसे इंडिया का सदर्न पार्ट, ठीक है, इंडिया का सदर्न पार्ट जो है इसके 3 हिस्सों में पानी है और एक हिस्सा ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर चारों तरफ पानी होता तो हम उसे आइलैंड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह 3 भागों में पानी हो तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो है कहाँ से कहाँ लाई करता है, देखिए। हिमालय डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ, जो हमने अभी पढ़े है ना, वहाँ से लेकर साउथ के पेनिनसुलार तक क्या बना हुआ है? प्लेन्स बने हुए। प्लेन का मतलब समझते हो? प्लेन का मतलब होता है एक समान जमीन का हिस्सा। प्लेन सपाट जमीन है ना, लेकिन हम इसे भले ही प्लेन्स कहे, लेकिन फिर भी ये टेबल की सरफेस की तरह बिल्कुल प्लेन नहीं होते। आई बात समझ में? इसी तरह सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान। दूसरा पोजीशन लोकेशन क्या है? राजस्थान से लेकर पंजाब। राजस्थान से लेकर पंजाब। अब ये देख सकते हो, अभी हमने जो देखा वो बिल्कुल ऐसा हिस्सा था, वर्टिकल हिस्सा था प्लेन का। राजस्थान से पंजाब में जाने वाला हिस्सा कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। आई बात समझ में? राजस्थान से पंजाब तक जाने वाला हिस्सा कैसा है ज़मीन का? हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये बिल्कुल। और इसी तरह से वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट तक ये जाता है। मोस्ट फ्लैट लो लाइंग एरिया इसे कहते हैं। कैसा है ये? मोस्ट फ्लैट लो लाइंग एरिया। और साथ ही साथ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला है पार्ट लाइंग ईस्ट ऑफ द अरावली। कहाँ है? ईस्ट ऑफ द अरावली। अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में भी आता है। बेसिन ऑफ द रिवर गंगा एंड देयरफॉर नोन एज ए गंगा प्लेन्स। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गंगा प्लेन्स। ठीक है। इसका स्लोप किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है। एक्चुअल में पूरा का पूरा हम जैसे प्लेन एरिया देखेंगे ना, तो प्लेन एरिया का बड़ा हिस्सा जो स्लोप बना हुआ है वो ईस्ट की तरफ ही है। यानी मैं मान लूँ कि ज़मीन है तो ज़मीन कुछ ऐसी है, तो स्लोप कहाँ बना बेटा? ईस्ट की तरफ। अब मैं ऐसे दिखाने में आपको मेरा ये राइट हैंड लगेगा, लेकिन अब मान लो कि जब भी हम नक्शा बनाते हैं तो ईस्ट की तरफ हम क्या बनाते हैं? राइट हैंड की तरफ ईस्ट बनाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से पोजीशन दिखा रही हूँ कि जो पोजीशन जो एरिया बना हुआ है, जो प्लेन्स बने हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसे है जिसका स्लोप ईस्ट की तरफ जाता है। इसलिए मेजर ऑफ द हमारे जितने भी रिवर्स है उनका पानी कहाँ बहता है? ईस्ट की तरफ, यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। इवन गंगा रिवर जो है वो भी बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है। ठीक है। सिर्फ नर्मदा और तापी ऐसी रिवर्स है जो वेस्ट की तरफ बहती है, क्योंकि गुजरात से जो नदी बहती है, ये दोनों ही नदियाँ कहाँ से बहती है? गुजरात से बहती है, और इनका स्लोप थोड़ा बहुत जो वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। इसलिए ये दोनों नदियाँ जो कि बहुत लंबी फ्लो नहीं करती, क्योंकि गुजरात से भी आपने देखा है कि गुजरात का थोड़ा हिस्सा समुद्र है। ठीक है। जैसे कि दीव दमन का हिस्सा कह लो, या गुजरात का एक थोड़ा सा पार्ट है जो समुद्र है सूरत तक का। ठीक है। तो वहाँ ये नदियाँ जो है ये अरेबियन सी में आकर गिरती है, नर्मदा और तापी। बाकी मेजर ऑफ द रिवर्स जो है, फिर वो साउथ की आप कावेरी ले लो, या फिर वो वैनगंगा, पैनगंगा, कृष्णा, गोदावरी, कोई भी रिवर, ये सारी रिवर्स कहीं ना कहीं जाकर बे ऑफ बंगाल या फिर जाकर इंडियन ओशन में जाकर गिरती है। ठीक है। चलो, वैसे देखा जाए तो हर ओशन कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता ही है ना। कोई भी ओशन ऐसा नहीं है कि वो ओशन की कोई सीमा है वहाँ जाके ख़त्म हुआ, नहीं। हर ओशन कहीं ना कहीं जाके मिलते ही है। इसलिए ओशंस में कभी आपने सुना है कि ओशन में बाढ़ आ गई?
नहीं, ओशंस में कभी बाढ़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि ओशंस हमेशा इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे, इंडियन ओशन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस तरह से हर ओशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। फिर जब ओशंस के बारे में पढ़ाऊंगी तब और बताऊंगी इसके बारे में। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में समझ में आया क्या कहा हमने? ठीक है। आगे कहा है कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट इन इंडिया, पश्चिम बंगाल जिसे हम कहते हैं, यहाँ जो स्टेट है, यहाँ जो छोटे छोटे स्टेट्स आते हैं इसके आसपास, एंड बांग्लादेश, ये एक डेल्टा बनाते हैं। बराबर। डेल्टा कैसे फॉर्म होता है देखिए, सिंपल शब्दों में बताती हूँ। बहुत लोगों को डेल्टा क्या होता है यही नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि नदी जब बहती है तो स्लोप की तरह बहती है, जैसे अभी मैंने बताया। लेकिन नदी जब किसी समुद्र में जाकर मिलने की पोजीशन पर होती है, जैसे बहुत नज़दीक समुद्र है, मान लो अगले 10 किलोमीटर के आसपास नदी को समुद्र मिल जाएगा, तो ऐसे पोजीशन पर जाने के बाद नदी प्लेन्स में बहती है। कैसे बहती है? प्लेन्स में, क्योंकि सी लेवल के आसपास आ जाती है ना वो, तो वहाँ उसे स्लोप नहीं मिलता। और ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो नदी डेल्टा फॉर्म नहीं करती। ठीक है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ सी है, जो समुद्र है, वहाँ नदी प्लेन्स में बह रही है, तो उसके कारण जब भी कोई पानी प्लेन पे बहता है तो उसका रेट ऑफ फ्लो स्लो हो जाता है। रेट ऑफ फ्लो समझते हो? स्पीड। रेट ऑफ फ्लो स्लो हो जाता है, बिल्कुल स्लो बहती है। स्लो बहने के कारण नदी अलग अलग धाराओं में बहती है। आई बात समझ में? कोई एक धारा में नहीं बहती। धारा समझते हो ना? प्रवाह, जलापन मत तो फ्लो। उसका फ्लो एक कंसिस्टेंसी में नहीं रहता, क्या हो जाता है? बट जाता है ना? अलग अलग धाराओं में बहने लगता है। ये अलग अलग धाराएं कहाँ जाकर मिलती है? उस सी में जाकर मिलती है या उस ओशन में जाकर मिलती है। ये जहाँ क्रिएट होता है उसको कहते हैं डेल्टा। समझ में आया? ऐसा ही एक एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि बंगाल में है। दूसरी बात, इसका नाम सुंदरबन इसलिए आया क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ उगाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ जो है वो कौन से हैं? सुंदरी, जो कि मीठे और खारे दोनों पानी में पल जाते हैं। ओके, इसीलिए इस जगह का नाम है सुंदरबन। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट डेल्टा भी इसे कहा जाता है। डेल्टा क्या होता है सबको समझ में आया? तो इसी तरह के डेल्टा फॉर्म होते हैं कहाँ पर? बंगाल में। इसी का नाम है सुंदरबन। क्या नाम है? सुंदरबन। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है आगे बंगाल में भी बहती है, इवन बांग्लादेश में भी। वहाँ पर इसे शायद पद्मिनी नाम से जाना जाता है, जहाँ तक मुझे याद है। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ जहाँ बहती है उसके अलग अलग नाम हैं। यहाँ बहते बहते उसका नाम कोसी, गंडक, घाघरा, अलग अलग उसके जो है और नदियाँ उसके साथ जुड़ी हुई है, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, कोसी, गंडक, घाघरा, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। और आगे बढ़ते हुए जहाँ तक मुझे याद है, एक बार देख लेना फिर भी, बांग्लादेश में शायद इसका नाम पद्मिनी नाम से ये बहती है, या पद्मिनी या पद्मा ऐसे नाम से ये बहती है, ऐसा ही कुछ नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर का। फिर कहा है कि वेस्टर्न पार्ट जो है ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, ये डेजर्ट से ऑक्यूपाइड है। सही बात है। नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, अब ऐसा जब मैं पढ़ाती हूँ, सीधा इंडिया का नक्शा अपनी आंखों के सामने बना लेना है और अज्यूम करना है कि वेस्टर्न पार्ट क्या है। तो बिल्कुल वेस्ट में तो महाराष्ट्र है, वेस्ट नॉर्थ की बात हो रही है तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऑफ कोर्स गुजरात से ऊपर राजस्थान, तो ये एक डेजर्ट एरिया है। बराबर। हाँ, तो इसके बारे में कहा है कि यहाँ का जो प्लेन एरिया किससे ऑक्यूपाइड है? डेजर्ट से ऑक्यूपाई है। इसीलिए इसे नाम क्या है? थार डेजर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसे मरुस्थली भी कहा जाता है। मरु का मतलब होता है सैंड एक्चुअली। ठीक है, इसे मरुस्थली भी कहा जाता है। ज़्यादातर राजस्थान का जो एरिया है
ऐसा नहीं है कि पूरा राजस्थान डेजर्ट है, ये भी याद रखो। जयपुर, जोधपुर बहुत अच्छे एरियाज़ है। जैसलमेर से आगे जो रास्ता नहीं कहेंगे, जैसलमेर और उसके आगे कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो कि पूरी तरीके से डेजर्ट वाले हैं। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारा अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से भी होता है, तो ये वेस्ट ऑफ द अरावलीज है और दिल्ली रेंजेस भी इसे कहा गया है। दिस प्लेन्स हैव फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर सतलज। कौन सी रिवर? सतलज। सतलज रिवर वहाँ से होते हुए पाकिस्तान तक बहती है, पता है ना? सतलज, बियाज, रावी, चेनाब, इतनी नदियाँ बहती है। इंडिया से ओरिजिनेट होती है लेकिन बहती पाकिस्तान में है। इसका कम प्रतिशत हिस्सा हमारे पास है और ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान के पास है। हाँ, आपको शायद याद होगा तो पिछले कुछ समय पहले हमारे पंतप्रधान ने एक धमकी भी दी थी कि हम नदियों का पानी रोक लेंगे अगर पाकिस्तान कुछ और चीज़ें करता है। याद है आपको? कुछ ऐसा न्यूज़ आया था, है ना? याद होगा, रोका था। तो सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से बहती है। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स द वेस्ट। कहाँ है इसका स्लोप? कहाँ है? वेस्ट। इसलिए तो पाकिस्तान में बहती है ना, वरना बांग्लादेश में बहती है ना। अब आपको समझ में आ रहा है ना नक्शा कैसे है? बहुत बढ़िया। इसीलिए यहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में। सभी को ये समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं पेनिनसुला। मैंने अभी आपको बताया भी, लेकिन फिर एक बार, पेनिनसुला एरिया कहाँ है? देखिए, इवन महाराष्ट्र भी इसमें आता है। द एरिया लाइंग टू साउथ एंड नॉर्थ प्लेन्स टैपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। नॉर्थ साउथ प्लेन से लेकर इंडियन ओशन तक आने वाला जो एरिया है ना, जो ऐसे 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 छोटा होता जाता है, नैरो, इसे इंडियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज है, हिल रेंजेस है। अरावली, कोई ऐसा पैर से ऐसा धाप धाप बजा रहा है, कौन है पता नहीं, पागल सा बच्चा। अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर। यहाँ के सबसे पुराने माउंटेन्स है अरावलीज, विंध्याज एंड सातपुड़ा। पर्वत का नाम है विंध्या, विंध्या पर्वत, सातपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक है, रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट, कुछ मध्य प्रदेश से जाते हैं इसमें से, कुछ राजस्थान से। सेंट्रल पार्ट इन द हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। उसके बाद आता है कोस्टल प्लेन्स। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। पूरे इंडिया के लिए है ये कोस्टल लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ से गुजरात से होते हुए कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से होते हुए फिर कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक, है ना? पश्चिम बंगाल तक समुद्र है ना। ये पूरा एरिया जो ऐसा वी फॉर्म में बना हुआ है, ये पूरा एरिया जो है हमारे पास है 7,500 किलोमीटर्स का। कितना कोस्ट लाइन है हमारे पास? 7,500 किलोमीटर। ब्राज़ील के पास है 7,400 किलोमीटर्स। ठीक है, महाराष्ट्र के पास है 720 किलोमीटर्स। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो जो हमारा कोकन रीजन है, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में कोकन रीजन पर ही पूरा समुद्र है, तो जो हमारा कोकन रीजन है ये पूरा मिलकर हमारे पास 720 किलोमीटर्स का समुद्र है, विच इज़ क्वाइट इनफ फॉर दी डॉकयार्ड्स या जो भी मुंबई, कोकन, ये जितना पार्ट है ना, ये पूरा मिल के 720 किलोमीटर्स है। समझ में आया? 7,500 किलोमीटर का पूरा कोस्ट लाइन है इंडिया का। इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलरिटीज। वेस्टर्न कोस्ट लाइन बिल्कुल अलग है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन बिल्कुल अलग है। आई बात समझ में? याद रखो, जैसे एक तरफ सी है, एक तरफ बे है, बे और सी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है।
ठीक है। बे क्या होता है? सी का एक ऐसा छोटा पार्ट जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है लेकिन बहुत ब्रॉड है। आई बात समझ में? मोस्ट ऑफ द बेज यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रीट्स जैसे नहीं होते। स्ट्रेट्स होते हैं ना, स्ट्रेट्स समझते हो ना? स्ट्रेट्स पता है? नहीं मालूम स्ट्रेट्स आपको? स्वरा, जैसे मान लो हॉर्मो स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट, है ना? तो ये स्ट्रेट क्या होते हैं कि समुद्र का ही पानी बहता है इसमें से, लेकिन ज़मीन इतनी होती है की ये जो हिस्सा है, असं एज्युम कर की 2 बिल्डिंग आहे त्याच्यामधून एक छोटीशी गल्ली गेली आहे, पण तिथनं जायला तुला शॉर्टकट आहे आणि जर तुला मोठ्या रोडने जायचं आहे तर तुला खूप फिरून जावं लागतं। अशा वेळेस तू काय करशील, त्या छोट्या गल्लीतनं जाऊ शकते की नाही? पण तुला कार घेऊन जायची, त्यावेळेस तू त्या छोट्या गल्लीतनं जाशील का? नाही। पण तुझ्याकडे सायकल आहे, त्यावेळेस तू जाऊ शकते की नाही? तर हे स्ट्रेट असेच असतात, ते आकाराने छोटे असतात पण ते ट्रान्सपोर्टसाठी कामाला येतात। ओके, बे कसे असतात? बे मोठे असतात, पण ते सी आहेत का? हे पण लक्षात ठेवा। तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, बे अलग, ओशन अलग, सी अलग, स्ट्रेट्स अलग, ठीक है। कोस्टल प्लेन की हम बात कर रहे थे। वेस्टर्न कोस्टल एरिया अलग है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया इससे बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स क्या है? देखो, अरेबियन सी, फिर वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरला हो, ये सब वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ रॉकी कोस्ट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? रॉकी कोस्ट। स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट, इसकी विड्थ भी कम है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट, जैसे मैंने तापी और नर्मदा के बारे में आपको बताया, शॉर्ट फ्लो रिवर आहे का बाळा? तिथूनच सुरू होते आणि लगेच समुद्राला मिळते, मग तिचा फ्लो जास्त असणार आहे का? ऑफकोर्स नहीं, वो लंबी बह ही नहीं सकती ना। अगर यहाँ से नदी शुरू होती है और यहाँ समुद्र है तो वो तुरंत ही समुद्र में मिल जाएगी, तो उसका शॉर्टेज ही फ्लो हुआ, वो लंबा रूट कैरी नहीं कर रही है, ठीक है। जब बहुत सारी रिवर्स लंबा रूट कैरी करती है या फिर एस जैसे बहने लगती है तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मियांडर्स होते हैं, वो ऑक्सबो लेक बना लेते हैं, वो अलग है। मियांडर्स या ऑक्सबो लेक, ये तरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं फिर उसमें, लेकिन ये रिवर्स बहुत शॉर्ट फ्लो होती है इसलिए वो स्ट्रेट बह जाती है, ठीक है। तो at the places spurs taking off from the western ghats have extended right up the coast, its width is less। और ये कहाँ ओरिजिनेट होती है? रिवर्स ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट से होती है और शॉर्ट होती है, और दे फॉर्म इस्ट्यूटरीज एंड नॉट डेल्टाज। ये इस्ट्यूटरीज बनाती है, डेल्टाज नहीं बनाती। इस्ट्यूटरीज थोड़ी सी डेल्टाज की जैसी होती है बट एग्जैक्ट डेल्टा जैसे ये धाराओं में नहीं बहती। ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल में, जैसे ईस्ट की तरफ जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर हम देखेंगे तो रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स, मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट द कोस्ट बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड। जैसे मैंने शुरू में ये बात कही थी, है ना, कि ज़मीन का स्लोप ऐसा है, इसके कारण बहुत सारी रिवर यहाँ आकर बहती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये रिवर जो होती है ये एक लंबा रूट फॉलो करती है, क्योंकि रिवर अगर वेस्ट से भी शुरू होती है तो एक बहुत लॉन्ग रूट फॉलो करके ईस्ट में जाकर बहती है, ये ईस्ट में जाकर समुद्र से मिलती है। तो जैसे गंगा रिवर ले लो, ठीक है, तो इसके कारण इसका फ्लो एरिया बहुत लंबा होता है। रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स, स्पीड कम होती है बहने की, इसके कारण डिपोजिशन ज़्यादा होता है। एंड सेडिमेंट्स ब्रॉड विद देम एट द कोस्ट, इसके कारण डेल्टाज आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट, इसके कारण क्या फॉर्म होता है? डेल्टा। अभी मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया है। इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द मेन लैंड, these are included in the coastal island groups। beside India has 2 large group of islands, one each is a, कौन से है ये दो?
बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। अरे कौन सा आइलैंड है वो नहीं, कहाँ ले करते ये लोग, एक बे ऑफ बंगाल में है और एक अरेबियन सी में है। इसी तरह अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसे लक्षद्वीप कहा गया है, बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसे अंडमान निकोबार कहा गया है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो है लक्षद्वीप में, इसे अटॉल आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉल आइलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होते और बहुत छोटे, हाई नहीं है, इसलिए इसे अटॉल कहते हैं। आइलैंड्स ऑफ अंडमान ग्रुप आर इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स। कैसे है ये? वॉल्केनिक आइलैंड्स है। हाँ, यहाँ पर कुछ आइलैंड में वोल्केनो अभी भी है, लाइव वोल्केनोज है अभी भी, हाँ, अंडमान में। दे आर लार्ज विथ हिल्स इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड एज अ बैरन आइलैंड, क्योंकि ऐसे ही पड़े हुए है ना, बैरन आइलैंड है। हैज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक ही अंडमान का वो एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। अटॉल आइलैंड्स निकोबार ग्रुप में भी पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग आइलैंड है। अब बात करते हैं ब्राज़ील की। इंडिया की ये सारी सिचुएशन समझ गए? इंडिया का हाईलैंड, इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया के हिमालयस, ऑल द थिंग्स। अब ब्राज़ील की बात करते हैं। मैप में देखेंगे तो ब्राज़ील का भी बहुत सा हिस्सा प्लेट्यूज, हाईलैंड्स, स्मॉल माउंटेन से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है अमेज़न बेसिन और साउथ वेस्ट में होने वाले अपर पार्ट्स ऑफ पैराग्वे बेसिन। and no wide plains in the country. Coastal plains are restricted in their expanse. इसमें हम हाईलैंड्स, कोस्टल रीजन, आइलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट और प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राज़ील के हाईलैंड्स के बारे में। द हाईलैंड्स। सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटू। कहाँ है ये? सदर्न ब्राज़ील में पढ़ते हैं। इसे डिफरेंटली डिस्क्राइब किया जाता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, इस नाम से। क्या कहा जाता है इसे? ब्राज़ीलियन हाईलैंड, या फिर इसे ब्राज़ीलियन शील्ड, या फिर इसे ब्राज़ीलियन प्लेटू भी कहा जाता है, या ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ब्राज़ीलियन शील्ड, या फिर ब्राज़ीलियन प्लेटू। इस तरह के तीन नाम हैं। ब्राज़ीलियन एंड गुयाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ब्राज़ीलियन हाईलैंड और गुयाना हाईलैंड मिलकर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कोर बनाते हैं। इसका मेन पार्ट है गुयाना हाईलैंड्स, जो कि वेनेजुएला के तरफ है, और ये एक्सटेंड करता है फ्रेंच गुयाना की तरफ। ब्राज़ील में मोस्ट ऑफ द जो स्टेट कवर करते हैं वो है रोराइमा, पारा, अमापा, जो कि नॉर्थ की तरफ पड़ते हैं। लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड्स इज़ फाउंड इन ब्राज़ील। हाईएस्ट पीक ऑफ द ब्राज़ील जो है वो है पिको दी नेबलिना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार। हाईएस्ट पीक ऑफ द ब्राज़ील इज़ पिको दी नेबलिना। इसकी हाइट है 3014 मीटर। कितनी हाइट है? 3014 मीटर। एंड लाइज बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। कहाँ ये? ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर पर पिको दी नेबलिना बना हुआ है, जिसकी हाइट है 3014 मीटर। ठीक है, हर माउंटेन की हाइट लगभग मीटर में ही होती है, कोई भी किलोमीटर में नहीं होती। इवन माउंट एवरेस्ट 8500 का जो हाइट है, 8400 के आसपास, ये मीटर की ही है। द रीजन्स टू द ईस्ट and south of the Brazilian highlands have an altitude of more than 1000 meter, but in other parts ये ऊंचाई कितनी है? 500 से 1000 मीटर तक की है। हाईलैंड्स का क्या है कि ये ग्रेजुअली इनका स्लोप बनाते हैं और धीरे धीरे ये स्लोप बना है टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप। खूब स्टीप का मतलब है कि जैसे मान लो कोई आपने पहाड़ देखा होगा तो बिल्कुल ऐसे खड़े चढ़ाई का होता है, और कोई होता है बिल्कुल ऐसे स्लोप में बना हुआ, है ना। स्लोप होगा ऐसा तो आप इजीली उसको जो है जा सकते हो। कोई बिल्कुल खड़ी पहाड़ी हो तो
उस ऐसी हो तो स्टीप कहते हैं उसको, है ना। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजोन फ्लोइंग टुवर्ड्स थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड वाटरफॉल्स। इसके कारण स्टीप है ना, तो वाटरफॉल तो बनेगा ही। तो अमेजोन रिवर से इसे कई वाटरफॉल्स बनाए हैं इस रीजन में, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट। A number of rivers take off from the terminal portion of the highlands and flow northwards to meet Atlantic Ocean. किस तरफ बहती है? नॉर्थ में अटलांटिक ओशन से मिलने के लिए बहती है। कुछ मेजर रिवर्स के नाम है जैसे उरुग्वे, पराग्वे, पराना, ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हाईलैंड एंड एंटर अर्जेंटीना। शुरू तो ये ब्राज़ील से होती है, लेकिन बहती कहाँ पर है? अर्जेंटीना में जाकर। इट्स स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप एंड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एस्कारपमेंट। अब एस्कारपमेंट क्या होता है वो बताती हूँ। देखो, टॉपिक ही है हमारा द ग्रेट एस्कारपमेंट, ठीक है। दो इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया। एस्कारपमेंट क्या करता है? very small area. The nature of its slope and effect it has a climate makes a separate physiographic region. The eastern side of the highland is demarcated because of this escarpment. In this region, the altitude of the escarpment is 790 meter. In some regions, the highest decreases gradually. Escarpment is very steep, particularly from Sao Paulo to Porto Alegre. कहाँ से है? साओ पाउलो से लेकर पोर्टो अलेग्रे। एस्कारपमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू द साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स गिविंग राइज टू द रेन शैडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। ये भी क्या होता है? देखो, पहाड़ देखा आपने, कई बार आपने ऐसी स्थिति देखी होगी कि जो पहाड़ होते हैं उनके एक हिस्से पर बारिश होती है और एक हिस्से पर बारिश नहीं होती, बराबर। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेन शैडो एरिया, ठीक है। ये किसके कारण होता है? ये कॉन्सेप्ट है एस्कारपमेंट का। हाँ, एस्कारपमेंट के कारण ऐसा होता है। या रेन शैडो जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कई माउंटेन्स पर ये देखा जाता है कि पहाड़ों में एक तरफ बारिश है लेकिन उसी पहाड़ के दूसरी तरफ बारिश नहीं होती, रेन शैडो, ओके। ये अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। South east trade winds giving rise to the rain shadow area in the north eastern part of the highlands. तो इस तरह से नॉर्थ एरिया क्या हुआ? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। देखो ना, बारिश नहीं हो रही ना, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ क्योंकि रेन शैडो एरिया बन गया तो एक तरफ बारिश नहीं होती, तो उस हिस्से को जहाँ बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ गया ना वो, तो उसका नाम पड़ गया ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ में? अब बात करेंगे कोस्ट की। कोस्ट क्या होते हैं? सबको मालूम है कि समुद्र का जो किनारा होता है उसे कोस्ट लाइन कहा जाता है। तो ब्राज़ील का जो कोस्ट लाइन है, अभी मैंने कहा था 7,400 किलोमीटर है ना। तो इंडिया का याद रखो 7,500 है, ब्राज़ील का 100 कम है, सिर्फ 7,400। ये भी दो हिस्सों में डिवाइड है, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न। जैसे हमारा वेस्ट और ईस्ट है ना, वैसे इनका नॉर्थ और ईस्ट है। कैसा है? नॉर्थ और ईस्ट में बना हुआ है। द नॉर्थर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा प्रोविंस। नॉर्थ कोस्ट कहाँ से एक्सटेंड होता है? अमापा प्रोविंस से लेकर, तो ज़रा मैप लाओ बोर्ड पर ब्राज़ील सा। यहाँ पर ब्राज़ील हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 7,400 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थर्न ईस्टर्न कोस्ट इसे कहा जाता है। नॉर्थर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा प्रोविंस। अमापा दिख रहा है आपको? इसमें बनाया हुआ है अमापा? नहीं, इसमें नहीं है। ये फिजिकल है ना, आपको पॉलिटिकल में उसका नाम दिखेगा, रीजन है ना वो, फिजिकल मैप में नहीं है। चलो, अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू द रियो ग्रांडे डो नॉर्टे टू द ईस्ट। दूसरा है, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। दिख रहा है ऊपर? ऊपर लेना, ये दिख रहा है नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट दिख रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नाम दिया है।
इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। इसी तरह ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम टुवर्ड्स द साउथ। द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मेनी रिवर्स, जिसमें एक अमेज़न भी आती है। देयरफॉर इस रीजन को लो लाइंग रीजन कहा जाता है। ऑन द कोस्ट लाई मराजो आइलैंड। मराजो आइलैंड नहीं दिखाया होगा इसमें, देखो वहाँ एस्कारपमेंट लिखा भी है, दिख रहा है? ये इस तरह का एस्कारपमेंट फॉर्म होता है। मराजो आइलैंड, मराजो एंड साओ मार्कोस बेज। कौन से? मराजो एंड साओ मार्कोस बेज। Marazo is a large coastal island located between mouth of the river Amazon and river Tocantins. Amazon river और river Tocantins के पास बनता है मराजो आइलैंड। वहाँ ऊपर की तरफ देखो ना, ठीक है? तो एक इसमें से रिवर है अमेज़न और एक रिवर उसका नाम नहीं दिया है, मेरे ख्याल से वो ब्राज़ीलिया से बहती हुई जो रिवर जा रही है ना ऊपर, वही होगी टोकांटिन्स, क्योंकि वही रिवर मराजो आइलैंड के पास जा रही है। क्योंकि दूसरी रिवर है उसका नाम है जिंगू और जो तीसरी वाली है उसका नाम है अमेज़न, बराबर? तो बचा एक ही पार्ट है जो ब्राज़ीलिया से ऊपर जा रहा है, वो हो सकता है टोकांटिन्स हो। ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर। ईस्टर्न कोस्ट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आपको नज़र आएगी। ओनली मेजर रिवर यहाँ है, वो कहाँ जाके मिलती है? अटलांटिक ओशन। कहाँ जाकर मिलती है? अटलांटिक ओशन। इसे साओ फ्रांसिस्को में जाकर मिलती है, दिख रहा है वहाँ पर? साओ फ्रांसिस्को में जाकर मिल रही है रिवर। ब्राज़ीलियन कोस्ट कैरेक्टराइज होता है एक लार्ज नंबर ऑफ बीचेस से। सैंड ड्यून्स देखे गए यहाँ पर, जो कॉम्प्लेक्स सैंड ड्यून्स देखे गए हैं। साथ ही साथ ब्राज़ीलियन कोस्ट प्रोटेक्टेड है सम एरियाज बाय कोरल रीफ एंड अटॉल आइलैंड। कोरल रीफ पता है सबको, समुद्र में एक तरह का वनस्पति होता है, उसे कोरल रीफ कहते हैं। बेसिकली कोरल कहो, ठीक है? बहुत सारी मछलियाँ इसको खाकर जीवित रहती है। तो ओशन लिविंग या फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ये अच्छा काम करती है। तो कोरल रीफ एक अच्छी वनस्पति मानी जाती है, प्लांट कहेंगे हम जिसे, प्लांट है ये। कोरल रीफ एक प्लांट होता है। प्लेन्स की बात करेंगे। द प्लेन्स इन ब्राज़ील आर कन्फाइंड ऑन बाय टू एरियाज, जिसका नाम है अमेज़न बेसिन इन द नॉर्थ and Paraguay Parana Source region in the southwest. Amazon plains lying between two highlands, largest plain land of the Brazil. Amazon plains lying in the northern parts of the Brazil generally slope eastward. Its width is minimum. Amazon basin is quite wide in the west. Amazon basin कहाँ ज़्यादा wide है? वेस्ट में, दिख रहा है? अमेज़न बेसिन देखो ना, वो रिवर एक ही हो गई ना। इधर देखो कितने ट्रिब्यूटरीज बह रही है, वाइड एरिया है वेस्ट की तरफ, दिख रहा है? इसीलिए उनका कहना है कि अमेज़न बेसिन वाइड है वेस्ट में और उसका जो विड्थ है या फिर उसका जो एरिया है वो है 1300 किलोमीटर। और ईस्ट की तरफ ये नैरो हो जाती है। कैसा है? ईस्ट की तरफ देखो रिवर नैरो हो गई है, बिल्कुल छोटी छोटी हो गई है। वेस्ट में बहते हुए बड़ा फ्लो नजर आ रहा है आपको। इट्स विड्थ इज मिनिमम वेयर द गुयाना हाईलैंड्स एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड कम टुगेदर। गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड दिख रहा है आपको? गुयाना हाईलैंड, हाँ, वहाँ उसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ उसकी विड्थ ज़्यादा है, नहीं कम है, सॉरी। विड्थ जो है गुयाना हाईलैंड के पास सबसे कम है, दिख रहा है? गुयाना हाईलैंड के पास अमेज़न रिवर की विड्थ सबसे कम है और कम विड्थ यानी 240 किलोमीटर। म्हणजे नदीचं जे पात्र आहे ना, नदी इकडून सुरू झाली की पार मुंबई संपली तरी संपत नाही, एवढी मोठी नदी आहे ही। मी लांबी नाही सांगत आहे, हे मी विड्थ सांगती है। लार्जेस्ट रिवर बोलते, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, मजाक नहीं है, लॉन्गेस्ट है वो, दोनों में फर्क है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दो अलग चीज है। अमेज़न इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एंड नाइल इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। 5 कंट्रीज से बहती है।
जॉर्डन और ऐसी कुछ 5 कंट्रीज़ है। इतने कंट्रीज़ में से बहती है इसलिए, और कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी है कि अकेली नाइल रिवर है उसमें से वो बहती है, जैसे इजिप्ट जैसी कंट्रीज़। 240 किलोमीटर इसका सिर्फ विड्थ है, और वो मिनिमम विड्थ है। तो इसका मैक्सिमम विड्थ क्या होगा सोचो, ये रिवर कितनी ज़्यादा वाइड है। लार्जेस्ट रिवर कहते हैं इसको, यानी कि जैसे हम एक रिवर का अंत देख सकते हैं ना, इस रिवर का हम अंत ये एक टोक पर अगर हम खड़े रहेंगे, एक कोस्ट लाइन पर खड़े, कोस्ट लाइन नहीं, वन पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम खड़े रहेंगे, एक तीर पर, है ना, एक किनारे पर खड़े होंगे, तो इसका दूसरा किनारा नहीं देख सकते हम। आप इमेजिन करो ना कि पुणे से अगर रिवर स्टार्ट हो रही है तो इसका विड्थ मुंबई में जाकर ख़त्म हो रहा है 240। मुंबई भी नज़दीक है, अराउंड 130 में मुंबई आ जाता है, 180 में मुंबई आ जाता है, उससे भी आगे जाना है आपको। हमारी रिवर्स पर एक पुल बना दिया तो हम चले जाते हैं, बराबर, एक ब्रिज बना दिया तो बात खत्म। यहाँ ऐसा नहीं है ना। जैसे मुंबई में सी लिंक बनाया ना, वैसा सी लिंक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सी जैसा ही इसका विड्थ है ना। चलो, तो इन्होंने मिनिमम दिया है, देखो तो मैक्सिमम कितना होगा सोच लो। रिवर अप्रोचेस अटलांटिक ओशन, आखिर में ये बहती कहाँ है जाकर, अटलांटिक ओशन में बहती है। इसकी विड्थ जो है ये प्लेन्स के साथ कई बार इंक्रीज है। मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज है, इसके कारण हरा भरा रहता है, इतना पानी होगा तो। लार्ज इनएक्सेसिबल ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, कोई आदमी यहाँ नहीं जाता, फ्लड बहुत ज़्यादा होते हैं। डेंस अंडरग्रोथ, मोस्ट ऑफ द अमेजोन प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अगला हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए रुकते हैं यहीं पर।